नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आशा करते हैं कि पास्ट में हमने जितना 33 या 34 वीडियो एसएससी एमटीएस के नाम से जो पोस्ट किया है, आपने ज़रूर वॉच किया होगा। साथ ही साथ नोट या पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन भी कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देना है, वो अगर शुरुआती फेज में है तब तो कोई बात नहीं। अगर 2 मई से 3 मई से भी जिनका भी है, तो आप लोग एनालिसिस भी देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है एनालिसिस में मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा वहाँ से आपको कम से कम 50% क्वेश्चन तो ज़रूर कवर होगा इस प्रैक्टिस सेट के अलावा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में स्तूप के सजाए गए प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्तूप शब्द है, ये अपने आप में ही पूछा जाता है कि ये किस धर्म के मंदिर या किस धर्म के जो पूजा स्थल है उनसे संबंधित है। तो आपको आंसर देना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप। तो जो स्तूप से सजाए हुए प्रवेश द्वार होते हैं बौद्ध धर्म के पूजा स्थल में, उसे तोरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरण कहा जाता है। सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन है, लेकिन हूबहू नहीं है, इसमें मैंने मसाला मिलाया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म का जो स्थान है स्तूप, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये मैंने अभी अभी बताया। इसके अलावा इस फॉर्म में एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिलता है, जो यहूदी लोग जो पूजा करते हैं, यहूदी के जो पूजा स्थल होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसे अंग्रेजी शब्द सिनेगाग से जो है हम लोग जानते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, जहाँ ज्यूज वगैरह जो है पूजा करते हैं। ठीक है, तो सिनेगाग होता है यहूदियों का पूजा स्थल। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं ये महात्मा बुद्ध है। उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, इनमें से एक जातक है और त्रिपिटक है। त्रिपिटक में दोस्तों 3 पिटक आ जाता है, जो आपका सुत्त पिटक है, इसके अलावा विनय पिटक है और अधीम पिटक है। अच्छे से सुनते चलेंगे, बहुत काम आएगी जब तक आप कम्पिटिटिव एग्जाम में हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है, तो आपको जातक बताना है, त्रिपिटक नहीं बताना है। जातक जो ग्रंथ है, इसमें बौद्ध के जो है पुनर्जन्म की कथा वर्णित है। अब आ जाते हैं भगवान बुद्ध से कुछ और बात। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ये लुम्बिनी नामक स्थान कहाँ पर है, तो आज वर्तमान नेपाल जो है वहाँ पर लुम्बिनी है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई, ये आपका कुशीनगर में हुई, जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। पहले इसे कुशीनारा भी कहीं कहीं आप लिखे देखे होंगे। एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिन किसके संरक्षण में गुजारे? तो बताइएगा, मल्लों के संरक्षण में गुजारे। मल्लों के संरक्षण में गुजारे थे महात्मा बुद्ध अपना अंतिम दिन। इसके अलावा भगवान बुद्ध से संबंधित 3 और घटना जिसको अलग नाम दिया गया है, जैसे गृह त्याग जो हुआ था, जो गृह त्याग किए थे ज्ञान की प्राप्ति हेतु, इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया था। क्या कहा गया था? महाविनिष्क्रमण कहा गया था। इसके अलावा जो प्रथम उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे? प्रथम उपदेश सबसे पहले सारनाथ में। भाषा पहले ही बताया, पाली भाषा में। ठीक है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अशोक स्तंभ का नाम आपने सुना होगा, ये भी यहीं से रिलेटेड है। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए थे, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, इसके अलावा भगवान बुद्ध की जो मृत्यु होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये तीनों घटना जो है बौद्ध से संबंधित, बुद्ध धर्म से संबंधित या भगवान बुद्ध से संबंधित, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 4 गो बौद्ध संगति हुआ था। एक तो राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये जो है चारों बौद्ध संगति घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो राजगीर में हुआ था, ये किसके समय में हुआ था? तो राजगीर में जो हुआ था, ये अजात शत्रु के समय में हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है भैया? तो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार जो है अजात शत्रु जी का पिता था। बिंबिसार की हत्या किया गया था किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा, और तब ये गद्दी पे बैठे थे। इसीलिए इस हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश, मतलब पिता के मारने वाला वंश। ठीक है, दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ, ये आपका वैशाली में हुआ। इस समय कौन थे शासक? तो कालाशोक। कौन थे?
काला शोक, नाम ही इसका ऐसा है काला शोक, शोक का मतलब ही काला होता है। इसके अलावा पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगति हुए ये मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ था। अशोक से रिलेटेड मैं दो चीज़ और बताता हूँ। 261 बीसी में कलिंगा युद्ध जो अशोक से संबंधित है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में धम्म को अपनाने वाला ये भी अशोक है। इसके अलावा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है आपको, किसका? मौर्य सम्राट अशोक को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में आया है कि किस मौर्य साम्राज्य को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है अशोक को कहा जाता है। अशोक अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किस मौर्य सम्राट के काल में बौद्ध धर्म जो है चरम सीमा पे रहा, तो आप अशोक ही बताना। इसके अलावा चलते हैं आगे। जो अगला पॉइंट है हमारा, गोपुरम दक्षिण भारत की मंदिर की विशेषता है। देखिए दक्षिण भारत की जो मंदिर होती है उसमें गलियारा जो होते हैं उसे गोपुरम कहा जाता है। तो ये जो आपका गोपुरम वाला शब्द है ये किस प्रकार की मंदिर में आपने को देखने को मिलेगा? तो दक्षिण भारत के जो मंदिर होंगे उसमें देखने को मिलेगा। देखिए दक्षिण भारत के जो भी मंदिर हैं अधिकांशतः मंदिर की जो शैली होता है, जो स्टाइल होता है, ये कैसा होता है? द्रविड़ शैली के मंदिर जो है ये आपके दक्षिण भारत में बनाए गए हैं। और जो नागर शैली के मंदिर हैं ये आपके नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में बनाए गए हैं। तो इससे आपको जो है काफ़ी क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। मान लीजिए हमें पूछ रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर की शैली बताइए, तो आपको दक्षिण भारत से अंदाज़ा लग गया होगा। और फिर हमें पूछा जा रहा है कि भाई खजुराहो के मंदिर की जो है शैली बताइए, तो ये उत्तर भारत में है, एमपी के साइड में है ना, एमपी में ही है, तो ये उत्तर भारत में लगभग है। तो इसे जो है आप शैली पकड़ लेंगे, है ना। हालांकि खजुराहो का मंदिर जो है कुछ पार्ट पंचायतन शैली में भी बना है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में पंचायतन ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि खजुराहो कोई एक मंदिर नहीं है, ये मंदिरों का समूह है। ठीक है, तो इसमें जो अधिकांशतः रेशियो के मंदिर बने हैं ये आपके नागर शैली में बने हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो खजुराहो का मंदिर है कौन बनवाए थे? तो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। दोस्तों बेशक वीडियो बहुत लंबी होगी, क्योंकि मैं इत्मीनान के साथ आपको जो कम दिन बचा है इसमें जो है सभी ज्ञान दे देना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, हाल में ही विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य को बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है? अगर आपको CHSL का हमारा जो है एनालिसिस आपने अगर फॉलो किया होगा तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में WB यानी विश्व बैंक ने किस राज्य को जो है गुजरात को कितने की लोन दिया है? गुजरात को दिया गया था उस समय का जो करंट अफेयर था। तो यहाँ पे इस समय का करंट अफेयर ये वाली क्वेश्चन बन रही है कि असम को 108 मिलियन अमेरिकन डॉलर का जो है ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है कौन? विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक के बारे में भी थोड़ा, ये तो करंट सेक्शन से असम आंसर हो गया। अब विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। स्थापना की बात करेंगे तो 1944 में होती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन के आधार पे विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो आपको बताना है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पे विश्व बैंक और IMF, है ना, IMF होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पे 1944 में हुआ था। वर्तमान में अगर विश्व बैंक की सदस्य देशों की संख्या आपसे पूछा जाता है तो 189 सदस्य है विश्व बैंक में। ठीक है, इसके अलावा विश्व बैंक के जो चीफ है यानी अध्यक्ष है ये डेविड मालपास अभी भी मौजूद है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अजय बंगा का नाम बीच में आया था लेकिन ऑफिस एज्यूम नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जो MD है विश्व बैंक का ये भारतीय मूल के ही अंशुला कांत हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक में MD के पोस्ट पे डिप्यूट किया गया है? तो आंसर है आपका अंशुला कांत। क्या है? अंशुला कांत। अंशुला कांत काफ़ी जो है की पोस्ट है और इंडिया का आदमी वहाँ तक जाना अपने आप में गौरव की बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडियन जो है मतलब कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नेगेटिव सेंस नहीं लीजिएगा, लेकिन विश्व बैंक जैसे जगह पे जो है यहाँ का अपने यहाँ का चला जाना हमारे लिए गर्व की बात है, ये कहने की हमारा सेंस था। अगला जो हमारा पॉइंट है, विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण यानी लॉन्ग टाइम वाला ऋण प्रदान करता है विश्व बैंक। जबकि आपसे क्वेश्चन आता है कि IMF अपने सदस्य देशों को कैसा ऋण देता है? तो अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म का जो कर्ज होता है ये आपका IMF प्रदान करता है और लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज जो है आपको विश्व बैंक प्रदान करता है। वर्तमान में विश्व बैंक के कुल सदस्य बता ही दिए थे 189 है। ठीक है, चलते हैं आगे।
अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के निर्माण के समय भारतीय रियासतों में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व किया था। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद भी हमारे पास जो है एक समस्या बनी रही कि इंडिया में बहुत सारे रियासत था, लगभग यहाँ पे जो है 500 रियासत थे स्वतंत्रता के बाद भी। तो ऐसे अगर सबको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता तो यहाँ एक इंडिया नहीं 500 इंडिया होता। ठीक है, तो जब संविधान सभा का निर्माण होता है 1946 में हुआ था संविधान सभा का निर्माण, आपको याद ही होगा। और ये जो है आपका कौन, ये जो बॉडी है संविधान सभा का निर्माण करना के जो बेस है, ये कौन से जो है आपका ग्रुप जो था मतलब इसकी मतलब कहे जाएंगे कि जनक है। तो जो आपका ये आया था जिसके सदस्य थे एबीजे अलेक्जेंडर, इसके अलावा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो ये सब जो है आपका ये संविधान सभा बनाने में अहम रोल निभाया था। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा के गठन के समय टोटल सदस्य कितने थे, 389। कितने थे, 389। एक सेकेंड, हाँ कहाँ थे, हाँ संविधान सभा जब बने थे उस समय टोटल सदस्य कितने थे, 389। और इसके अलावा संविधान सभा में कुल महिलाओं के कितने प्रतिभागी थे, मतलब कितने महिलाओं जो थे इस 389 में शामिल है, तो 15 महिलाएं भी भाग ली थी संविधान सभा के निर्माण में। और जो मैं अभी बता रहा था जो 3 सदस्य वाला जो कमेटी आया था उसको जो है कैबिनेट मिशन कहते हैं, यही आपका संविधान सभा बनाने की रीढ़ मानी जाती है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बहुधा एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका भीमराव अंबेडकर थे। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 6+1 थे, 6 अन्य सदस्य और भीमराव अंबेडकर साहब यानी अध्यक्ष मिला के 7 सदस्यीय ये कमेटी थी आपका, कौन सा, प्रारूप समिति। इसके अलावा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसमें जो है सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परोरी अध्यक्ष के रूप में सेलेक्ट किया गया था। इसी के 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को जो है आपका फिर से संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई और इसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो बाद में चल के हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इसके 2 ही दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पास नहीं, पेश किया गया था, पास तो बाद में हुआ, तो पेश किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किए थे संविधान सभा के अंदर, तो आपको आंसर देना है जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन आता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। कौन थे, BN राव, BN से जहाँ नरसिम्हा होता है, BN राव। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, द्वितीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किस क्रमांक पर ट्रैफिक बनाते हैं। देखिए जो आपका खाद्य श्रृंखला है, जो आपका फूड चेन है, यहाँ से आपको SSC के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बहुधा देखे होंगे अगर आप पहले भी एग्जाम दिए हैं तो मैंने आपको देहाती लैंग्वेज में बता रखा है एनालिसिस के दौरान कि सबसे पहले आप कितने भी कंप्यूटर पढ़ लो भैया, खाना तो खाओगे ना, तो सबसे पहले उत्पादक। ठीक है, इसके अलावा दूसरे स्थान पे आ जाता है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, यानी सबसे पहले जो ये उत्पाद को खाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसा बलशाली आता है जो इस उपभोक्ता को खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को, तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। फिर टर्शियरी भी हो जाएगा यानी तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो द्वितीयक उपभोक्ता है खाद्य श्रृंखला में किस क्रमांक पर ट्रैफिक बनाते हैं। तो अभी अभी हमने कहा कि भाई सबसे पहले उत्पादक, फिर आपका प्राइमरी उपभोक्ता और फिर आपका सेकेंडरी उपभोक्ता। तो इसका क्रमांक 1 2 3 यानी तीसरे क्रमांक पर आ चुका है। एग्जाम्पल देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। खाद्य श्रृंखला का क्रम उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल ले लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले उत्पादक हो गया घास फूस, इसके अलावा इसको खाता है आपका टिड्डा, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो घास पे रहते हैं। अब इस टिड्डा को कौन खाता है भाई, मेढक खा लेता है। अब इस मेढक को कौन खा लेता है, सांप खा लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फूड चेन है। निचले वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, सबसे पहले घास फूस, इस घास फूस को हिरन खाता है, हिरन को फिर टाइगर खा जाता है। ठीक है, जब यही टाइगर मर जाएगा तो इसे कौन खाएगा, अपघटक जो है प्रकृति को लौटाने का काम करेगा, यानी इसे जो है मतलब मिट्टी जैसे जो आप देखते होंगे कोई भी कैरेकस वगैरह मर जाता है, कुछ दिन के बाद आइए तो वहाँ पे मिट्टी का ढेर मिलता है, माटी का तन, है ना। तो ये कौन इस मिट्टी में बदल दिया है, तो ये अपघटक है। और अपघटक क्या होता है, जीवाणु और
कवक होता है। क्या होता है? जीवाणु और कवक। सबसे पहले फफूंदी लगता है, फिर जीवाणु उसे सड़ने के बाद उसे कुतर कुतर के खा के मिट्टी बना देता है। तो जीवाणु और कवक को क्या कहते हैं भैया? अपघटक कहते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है आपको जीवाणु और कवक को, तो इसे भी कहीं कोने में रखिए अपने माइंड में। अपमार्जक का मतलब हमारा यहाँ पर सर्फ से है, जैसे सर्फ डाल के आप कपड़ा को साफ करते हैं, वैसे ही जीवाणु और कवक जो है कैराकस वगैरह को इस पृथ्वी से साफ करने का काम करता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है और ये अपघटक है। आई होप आपको खाद्य श्रृंखला अच्छे से समझ में आ गया है। साथ ही साथ जो सर्फ की बात आ गई है और कपड़ा धोने की बात आ गई है, तो एक क्वेश्चन आपको फिजिक्स से आता है कि पानी में सर्फ मिलाने से उसके पृष्ठीय तनाव, जो आपका सरफेस टेंशन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठीय तनाव हमेशा घटेगा जब भी आप अपमार्जक मिलाओगे, इसीलिए कपड़ा साफ हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बर्मा कब स्वतंत्र हुआ? देखिए एसएससी के एग्जाम में दो ऐसे देश हैं जिसकी स्वतंत्रता से क्वेश्चन आती है। एक तो आपका बर्मा का आता है और एक आपका श्रीलंका का आता है। दोनों ही पड़ोसी देश। ये कब स्वतंत्र हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। पूछने की रीजन होती है पड़ोसी देश है ना। तो बर्मा जो है ये 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था और उसी के एक महीने बाद सेम डेट को 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। आई होप मैं भी एग्जाम में इसे अटेंड किया हूं जब मैं एग्जाम दिया करता था। आशा करते हैं कि आप लोग भी एसएससी की एग्जाम दिए होंगे तो ये श्रीलंका वाला क्वेश्चन जरूर अटेंड किए होंगे, अगर CHSL 2021 भी दिए हैं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पता नहीं क्या मिलता है इसको पूछता रहता है। तो बर्मा की स्वतंत्रता हो गई 4 जनवरी 1948 और श्रीलंका की स्वतंत्रता मिली 4 फरवरी 1948, जस्ट एक महीने के बाद सेम डेट को। ठीक है, इसके अलावा बर्मा से संबंधित कुछ और तथ्य आपको याद रखना चाहिए। बर्मा से सटे हुए भारतीय राज्य कौन सा है? आप एग्जाम्पल क्वेश्चन देखे होंगे कि फला राज्य किस देश को छूता है, या फला देश से कौन कौन से स्टेट जो है टच में है ना। तो बर्मा से जो टच में है ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बनाया है, मम्मी आना। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसे बनाया है, मम्मी आना। ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है ना। मम्मी तो मी से हो गया आपका मिजोरम और म से हो गया मणिपुर। तो इस प्रकार से मैं मम्मी आना बनाया हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे सीधे वे में याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये बर्मा से सटे हुए भारतीय राज्य हैं। बर्मा का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? म्यांमार है। पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था। म्यांमार की जो राजधानी है करंट में नेपिता। कई बार ये जो है आपका राजधानी भी एग्जाम में आया है कि बर्मा की राजधानी कहाँ है, तो नेपिता है ना। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, पद्मश्री की पुरस्कार की पद्मश्री जो आजकल आपका पद्म पुरस्कार होता है जिसके अंतर्गत 4 आता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, माफ कीजिएगा 3 आता है। तो ये पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत भी हुई और पद्म श्रेणी के पुरस्कार की भी शुरुआत हुई। दोनों की ईस्वी है आपका 1954, याद रखना है। अब देखिए पुरस्कार के क्रम से भी यहाँ पे प्रश्न आया है, जैसा कि मैं एग्जाम में देखा हूँ। देखिए पुरस्कार की जो क्रम होती है, ये सबसे पहले भारत में आपका भारत रत्न है सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। दूसरे प्रायोरिटी पे आपका पद्म विभूषण है जो इस बार यानी करंट 2023 में 6 आदमी को दिया गया। उसके अलावा तीसरा स्थान पे है आपका पद्म भूषण और चौथा स्थान पे है पद्मश्री। तो अगर आपसे पूछे पद्मश्री पुरस्कार की जो है प्रायोरिटी क्या है टॉप से, तो चौथा स्थान पे है। ठीक है, भारत में पुरस्कारों की वरीयता क्रम बता ही दिया। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार की ईस्वी भी कई बार पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था और ये खेल के कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये किसी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र की अन्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1961 में हुआ था और जो करंट साल यानी 2022 साल के लिए दिया गया है, तो ये आपका 25 खिलाड़ी को दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका करंट में नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था और इस बार का जो करंट वाला मिला है ये शरत कमल को मिला है जो टेबल टेनिस खेलते हैं। इसके अलावा व्यास सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपका 1991 से इसकी शुरुआत हुई है। आशा करते हैं कि ये सभी पुरस्कार की ईस्वी आप अच्छे से देख के एग्जाम में जाएंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न, अगला जो पॉइंट है हमारा कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पे कुल कितने पद्म पुरस्कार की वितरण किया गया, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 106 पद्म पुरस्कार इस साल दिया गया है 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पे, जिसमें से आपका जो है
6 पद्म विभूषण है, क्योंकि ये महंगा है, कॉस्टली है, ये 2 नंबर की प्राइज है इंडिया में। और 9 पद्म भूषण है, और जो शेष बच गया 91 शेष बच गया, 91 पद्म श्री दिया गया है। याद रखिएगा, फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन को भी इस बार जो है आपका पद्म श्री दिया गया है। ये पूछा जा सकता है, क्योंकि फिल्म अभिनेत्री वगैरह को जब दिया जाता है तो काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ये पद्म पुरस्कार किसे नहीं दिया जा सकता? तो जो सरकारी कर्मचारी है बंधु, जैसे मैं भी हूँ, तो सरकारी कर्मचारी को जो है पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता है, एक्सेप्ट डॉक्टर। अगर कोई डॉक्टर है सरकारी तो उधर उसे मिल सकता है, या फिर कोई वैज्ञानिक है सरकारी तो उसे मिल सकता है। बाद बाकी कोई भी सरकारी कर्मचारी को पद्म पुरस्कार नहीं मिलता है। ये आपके सिर्फ जानकारी के लिए थी। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2023 में किस आईआईटी द्वारा स्वदेश निर्मित एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? इसका नाम है BHAROS। इसमें BHA का मतलब भारत से है ना। तो इस प्रकार का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट किया गया है, तो किस आईआईटी के द्वारा जो है इस प्रकार का किया गया है? तो ये आपका आईआईटी मद्रास के प्रयास से ये जो BHAROS ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बनाया गया है। ध्यान टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे, क्योंकि आईआईटी जब भी कुछ काम किया, मैंने तो यहाँ तक देखा कि कैंसर के पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने कुछ टूल का जो है निर्माण किया है, ये भी क्वेश्चन आपको जीडी में पूछा गया था। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आईआईटी मद्रास ने बनाया है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इंडिया का है तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ सर्च इंजन, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में कंप्यूटर के सेक्शन से देखने को जरूर मिले होंगे। अरे कह दो अब हाँ कि मिला है ना। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOC, जिसमें आपका पूरा जो आपका मॉनिटर होता है ब्लैक हो जाता है और आपका कर्सर वगैरह काम नहीं करता है, आपको की से काम करना होता है। आपने भी जब कंप्यूटर सीखा होगा तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर यूज किए होंगे। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। इसके अलावा कुछ अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको छांटने के लिए दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। तो उदाहरण के लिए यूनिक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज में कई प्रकार के होते हैं, 7 होते हैं, अब तो 10 है ना। तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विस्टा को बी से नहीं भी से लिखते हैं इस प्रकार से, तो विस्टा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, विस्टा, उबंटू, ये सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम OS है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ सर्च इंजन के उदाहरण यहाँ पे है, जैसे गूगल है, आप कुछ भी गूगल में सर्च करते हैं, क्या है? सर्च इंजन है। विंग है, हालांकि अब ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। याहू है, ये तीनों के तीनों क्या है? सर्च इंजन है, जो आपको सर्च करके कोई रिजल्ट देता है। इसके अलावा कुछ कंप्यूटर जो आपके आईआईटी के अंदर स्थापित किए गए हैं, सुपर कंप्यूटर, माफ़ कीजिएगा कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर। नहीं तो कंप्यूटर को आजकल कौन पूछता है भाई, है ना। तो आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को लगाया गया है। आईआईटी जो आपका परम गंगा सुपर कंप्यूटर है, ये आईआईटी रुड़की में लगाया गया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है, आईआईटी गुवाहाटी में लगाया गया है, और ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। इसकी उद्घाटन समारोह में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची थी। इसके अलावा परम प्रवेग कंप्यूटर जो है, ये ICCS, ये आपका बेंगलुरु में लगाया गया है। तो ये चारों जरूर ध्यान रखेंगे। परम गंगा रुड़की में है ना, परम अनंत गांधीनगर गुजरात में, परम कामरूप असम गुवाहाटी में, परम प्रवेग बेंगलोर कर्नाटक में। तो इसे जरूर ध्यान रखें। सुपर कंप्यूटर का पिता सैमुअल क्रे हैं विश्व स्तर पे, भारत स्तर पे विजय भटकर साहब हैं, बता रखे हैं। और सुपर कंप्यूटर का जो देख रेख की संस्था है भारत में, ये CDEC है, जिसकी मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे के अंदर है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का प्रावधान है? देखिए, ग्राम पंचायत और नगर पालिका, ग्राम पंचायत और नगर पालिका जो है ये टॉप पे रहते हैं संविधान से। इसी प्रकार से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी टॉप पे रहता है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तो हमने पहले एक एक बात गुत्थी सुलझा के बता दी है। आज हम आपको नगर पालिका और ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ पे 2 मिनट लेके सारा कुछ समझाऊंगा। तो देखिए, जो नगर पालिका से संबंधित आपका भाग है संविधान के अंदर, ये भाग 9 का A है। ठीक है, 9 का क भी आप लिख सकते हैं हिंदी में। तो ये जो है आपके नगर पालिका या नगर निगम या फिर शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो है, इसमें बात कही गई है। वहीं ग्रामीण स्तर पे सीधे 9 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत से संबंधित। ठीक है, तो ग्राम पंचायत से कौन सा हो गया बंधु? तो 9 हो गया, और 9 का एक किससे हो गया? तो आपका नगर पालिका से हो गया। आज एक बंधु ने कमेंट किया है कि संविधान में जो है 22 भाग नहीं है, 25 भाग है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ गुरुजी कि आपको
ऑप्शन में 25 नहीं मिलने वाला है। जैसे 4 के क को जनरेट करके इसमें मौलिक कर्तव्य रखा गया, 9 के ए जनरेट करके इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से जो है 25 भागों में विभक्त है, बेसिकली आपका 22 भाग ही है। ठीक है, आंसर मिल गया होगा, मैंने आपको कमेंट करके जवाब भी दिया था। इसके अलावा जो संविधान के भाग 9 है, इसमें ग्राम पंचायत का जिक्र है, अभी अभी बताया। इसी प्रकार से जो अनुसूची हैं, जो हमारे पास 12 अनुसूची हैं, इसमें 11वीं अनुसूची जो है ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो लास्ट अनुसूची है ये आपका नगर निगम से संबंधित है। तो ध्यान रहेगा, भाग 9 और 9 का ए ग्राम पंचायत नगर निगम, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची नगर निगम से, और 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से। एक क्वेश्चन आता है आपको कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया है, तो बता दीजिएगा 29 विषय को शामिल किया गया है। कितना? 29 विषय को। इस क्वेश्चन को छोटा में मत लीजिएगा, इसे इंपोर्टेंट करके रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में कितनी विषय है, तो 29 विषय है। ठीक है, इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपको याद होगा ये अधिनियम आया था, लेकिन ये लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1993 को, और अधिनियम कब आया था? 1992 को। तो ये दोनों ही तथ्य किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसी से अगला संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन, ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो 73वां ग्राम पंचायत से और 74वां नगर पालिका से। ठीक है, चलते हैं आगे। नगर पालिका में विस्तृत क्षेत्र के अनुसार नगर पालिका को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। उसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। सपोज कीजिए जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में नगर निगम होगी, जो मेन दिल्ली में रहता है। दिल्ली के अगर साइड इलाका में होगा तो नगर पालिका होगा, और दिल्ली से बहुत दूर होगा कोई तो नगर पंचायत होगा। ठीक है, तो छोटे शहरों के लिए नगर पंचायत होते हैं, थोड़ा मझोलगा शहर के लिए नगर पालिका, और सबसे बड़का शहर में नगर निगम होती है। ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? देखिए, पॉलिटी एक ऐसा सेक्टर है जहां से 3 से 4 क्वेश्चन कहीं भी जो है आपका गवारा नहीं जाएगा, ये पूछे ही पूछे जाते हैं, और आता सब रहता है, लेकिन जब कथन के रूप में पूछता है तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास विस्तृत जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो जो चुनाव आयोग का काम नहीं है ये आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है, स्थानीय चुनाव करवाना। स्थानीय चुनाव का मतलब होता है जो ग्राम पंचायत की चुनाव होती है या फिर नगर निगम की चुनाव होती है, ये चुनाव जो है चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। बाद बाकी जो भी चुनाव है इंडिया के अंदर, लगभग सभी चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। फिर आप कहिएगा कि जो स्थानीय चुनाव होता है, एक तो ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत की चुनाव, और शहरी स्तर पे नगर निगम की चुनाव, जिसकी अभी आर्टिकल और भाग और आपका अनुसूची वगैरह की संशोधन वगैरह की चर्च कर लिया हमने। तो ये जो चुनाव है ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, ये हर राज्य में होता है। अब कर्नाटक की इस प्रकार की चुनाव होना है तो कर्नाटक चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाएगा। समझ गए? तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या क्या है आता है, तो ये भी समझना होगा ना, छांटना है तो चुनाव पर नियंत्रण रखना होता है, चुनाव का पर्यवेक्षण करना होता है, चुनावी पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान करना होता है, और हाँ, अभी एक लेटेस्ट जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है, ये है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, है ना। तो ये जो है अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है इसकी, है ना। इसके अलावा जो राष्ट्रपति की चुनाव होती है, उपराष्ट्रपति की चुनाव होती है, लोकसभा की चुनाव, राज्यसभा की चुनाव, तो राज्य में विधानसभा की चुनाव, ये सभी चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। आपको राष्ट्रपति में आश्चर्य नहीं फील हुआ होगा, उपराष्ट्रपति में भी नहीं फील हुआ होगा, लोकसभा में भी नहीं फील हुआ होगा, राज्यसभा में भी नहीं हुआ होगा, लेकिन राज्य के विधानसभा में आपको आश्चर्य जरूर फील हुआ होगा अगर आप पहली बार इस प्रकार की चीज़ें से परिचित हो रहे हैं। तो मैं बता दूं, जो राज्य के विधानसभा की चुनाव होती है ये आपका चुनाव आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है, सिवाय जो मैंने पहले अभी लिखा था कि स्थानीय चुनाव मतलब ग्राम पंचायत का या नगर निगम का, यही सिर्फ कराते हैं आपका राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, ये मैं यहाँ पे पॉइंट भी लिख रखा हूँ। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है ना। अगर आपसे पूछे कि भाई निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसमें इसकी जो है चर्चा संविधान के अंदर है, कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 324 से 329 तक। इसके अलावा जो वर्तमान में अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये कौन है? राजीव कुमार हैं। और भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे?
सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। देखिए आपको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ जो चुनाव आयुक्त होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन देखा गया है। तो आपका अनूप अनूप पांडे जो है ये आपका चुनाव आयुक्त है। साथ ही साथ अरुण गोयल ये भी आपका चुनाव आयुक्त है। इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये आपका राजीव कुमार हैं। चलते हैं आगे। दोस्तों आप जो ये इंटरफेस के पीछे हमारे चैनल का ये देख रहे हैं थंबनेल, मतलब इसको क्या बोलते हैं भाई, वाटरमार्क। तो ये इसलिए देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पीडीएफ का मिसयूज कर रहे हैं। मैं कई ऐसे चैनल बता दूंगा जो यही पीडीएफ लेके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप कंटेंट अच्छा रखेंगे तो आपको कोई भी पसंद करेगा। आप बच्चे के हित में काम करना स्टार्ट कर दीजिए, देखिए आपको पसंद करेगा। तो क्वेश्चन चुराते क्यों हो भाई, क्वेश्चन खुद लिखो, है ना, थोड़ा मेहनत करो। आप बनी बनाई रसगुल्ला खाना चाहते हो तो फिर तो मैं तो नहीं खाने दूंगा, मैं इतने भी जो है ये नहीं है ना। भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन होता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय शब्द देख के घबरा नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही लिखा है भारत के किस राज्य में। तो ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में होता है। और ये क्वेश्चन जो अभी हाल में एग्जाम हुआ CHSL, इसमें पूछा गया था क्योंकि उस समय ही ये हो रहा था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन जो है किस त्यौहार के अवसर पे होता है? तो उत्तरायण नामक त्यौहार होता है, जिसे हम बिहार यूपी में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो इसी त्यौहार के उपलक्ष्य मतलब उपलक्ष्य समय जो है इसकी आयोजन की जाती है, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का, जो कहाँ पे होता है? गुजरात के अंदर होता है, अहमदाबाद में होता है। ठीक है, अब गुजरात के अंदर क्या क्या चीज़ है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए गुजरात के अंदर स्टेचू ऑफ यूनिटी है। स्टेचू ऑफ यूनिटी की हाइट आपसे पूछा जाता है 182 मीटर है, जो इस समय विश्व में सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। जो सरदार वल्लभ भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री थे। इसके लौह मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है या लौह मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल से दो क्वेश्चन आपको और याद रखना है। इन्हीं के जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही मनाते हैं। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है। जब देश स्वतंत्र हुआ था, तो मैंने अभी अभी जब बात किया कि भाई देश में स्वतंत्रता के बाद भी देसी रियासत की संख्या बहुत थी, तो ये देसी रियासतों को भारतीय राज्य में मिलाने की जिम्मा किसको सौंपा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और ये सफल भी हुए थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। इसके अलावा स्टेचू ऑफ यूनिटी का मूर्तिकार भी पूछा जाता है, तो राम सुतार जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी का मूर्तिकार है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गुजरात के अंदर भारत का प्रथम CNG टर्मिनल जो है गुजरात के भावनगर में स्थापित किए गए हैं, जो आपके करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा नमक अनुसंधान केंद्र गुजरात के भावनगर में है, एनिशिएंट जी के। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था, जो इस समय दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो ये भी गुजरात में है। गुजरात के अंदर पालीताना का जैन मंदिर है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, पालीताना जगह का नाम है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, जिसमें मोढेरा जगह का नाम है, ये भी गुजरात के अंदर है। सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव मोढेरा, जो अभी मोढेरा का सूर्य मंदिर आपने देखा है ना, तो ये मोढेरा गांव का नाम है। तो इसी गांव जो है यहाँ पे सौर ऊर्जा से संचालित किए जाते हैं, पावर जनरेट किए जाते हैं। 24 गुने 7 घंटा सौर ऊर्जा से सब कुछ चलता है। ठीक है, तो ये भारत का प्रथम गाँव बना है, तो ये भी करेंट अफेयर है। इसके अलावा हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा, ये भी आपके गुजरात में ही स्थित है। और गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पन काल का जो स्थल है, ये 40वां ऐसे साइट है जो आपका यूनेस्को के अंदर शामिल हुआ है। यूनेस्को का मुख्यालय भी पूछा जाता है, पेरिस में है ना। यूनेस्को की स्थापना की बात करेंगे तो 1945 में हुआ था, है ना। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन देखने को मिला था शायद GD के एग्जाम में, कि प्रथम हड़प्पन साइट जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो धौलावीरा पहले ही ऐसा साइट है जो हड़प्पा वाली साइट है और यूनेस्को के अंदर शामिल है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गिर टाइगर रिजर्व, गिरी नहीं है दोस्तों, गिर है ना, गिर वन्य जीव अभयारण्य या गिर नेशनल पार्क। इसके अलावा बंसदा नेशनल पार्क, यहाँ टाइगर रिजर्व को काट देना है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कीजिएगा या फिर बंसदा नेशनल पार्क, ये दोनों ही आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये भी गुजरात के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा अगला प्रश्न है ट्रेन स्टडीज, यहाँ ट्रेन नहीं है, टेन स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? ठीक है, तो 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक हैं काशीनाथ पंडित। ये कश्मीर के जो 370 धारा हटे हैं, तो
तो इसके ऊपर इसके जस्ट बाद ये किताब की जो है प्रकाशन हुई थी। 370 धारा और 35 का ए धारा ये जो है अब भारतीय संविधान में जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कश्मीर से संबंधित था। और जब कश्मीर जो है दो अलग क्या बोलते हैं केंद्रीय यूनियन टेरिटरी में बट गया, मतलब बन गया, तब से लेकर ये दोनों धारा जो है भारतीय संविधान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे समाप्त कर दिया गया है। राज तरंगनी जो है ये कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है, जिसके लेखक कौन है, कल्हन है। इसे VVI करके रखेंगे पुराने किताबों में। इसके अलावा राज तरंगनी का फारसी में अनुवाद कौन करवाया था, तो जैनुल आबदीन ने करवाया था। और जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कश्मीर से एक लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिला कि शालीमार बाग को किसने बनवाया था। देखिए शालीमार बाग को मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था, जो आपके कश्मीर में स्थित है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। शालीमार बाग है, एक निशात बाग भी है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए भूदान आंदोलन के जनक तो विनोबा भावे हैं, ये तो सभी लोग जान जाते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये अच्छे अच्छे एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव से, आज से 2014 से पहले इस क्वेश्चन का आंसर था आंध्र प्रदेश के पोंचमपल्ली गांव से, लेकिन अब है इसका आंसर तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव से। 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके प्रणेता आचार्य विनोबा भावे थे। 2014 से पहले इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जो तेलंगाना स्टेट की फॉर्मेशन हुआ है ये आपका 2014 में हुआ है, जो अभी लास्ट फॉर्मेटिव स्टेट है। इससे पहले 2000 ईस्वी में 3 अलग अलग स्टेट बनाए गए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आचार्य विनोबा भावे को आपका 1958 ईस्वी में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को दोस्तों एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशियाई नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है आपको, किसको, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हुए, आचार्य विनोबा भावे। कब मिला था, 1958 के अंदर। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार देती है, तो फिलीपींस की सरकार देती है। फिलीपींस की राजधानी भी आपसे एग्जाम में आ जाता है, तो मनीला है। और मनीला में क्या चीज़ का मुख्यालय है दोस्तों, ADB का मुख्यालय है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला में है। अगर आपसे कोई पूछे एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान भी है। जो चावल संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय वाला, ये मनीला में है। और इंडिया स्तर पे जो चावल संस्थान है ये उड़ीसा के अंदर कटक में है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों जीके एक ऐसी चीज़ है कि आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि ये कड़ी जैसा बन जाता है कि हमने एक जैसे चीज़ को एक ही जगह रखना है। शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए एक दिन आपको खुद इतना विश्वास हो जाएगा कि आप खुद में अपने आप में भरे रहेंगे, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन है इंडिया में, तो एनी बेसेंट और तिलक है। जहाँ पर एनी बेसेंट जो है मद्रास के अंदर और तिलक जो है महाराष्ट्र के पुणे से होम रूल लीग की जो है शुरुआत करी थी। अगला जो हमारा प्रश्न है ये चर्चा की विषय भी है वर्तमान में, और ये करेंट के साथ साथ स्टैटिक्स जीके की भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो लक्ष्मी विश्वनाथन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, नर्तकी हैं, है ना, या फिर संबंधित है, डांसर्स हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2022 में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया था। बिरजू महाराज जो कि कथक से संबंधित थे। तो इनसे संबंधित अधिकांश एग्जाम के शिफ्ट में जो भी एग्जाम्स आए, जैसे CHSL आए, MTS भी आए, GD आए, CRPF आए, HCM वगैरह आए, तो इसमें किसी न किसी रूप में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया। जैसे पद्मश्री कब मिला, किससे संबंधित है, किस घराने से संबंधित है ना, कथक किस कहाँ की नृत्य है, तो जो भी है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे लक्ष्मी विश्वनाथ भी टॉप ट्रेंडिंग बन सकते हैं। तो ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित महिला डांसर्स थी, है ना। लक्ष्मी विश्वनाथ को 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये वाला जो पॉइंट है कि लक्ष्मी विश्वनाथ को कब साहित्य अकादमी मिला था, तो 1998 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम द तमिल हेरिटेज के लेखिका भी है। ये किताब का नाम है भरतनाट्यम द
तमिल हेरिटेज, इनके लेखक हैं लक्ष्मी विश्वनाथन। कुछ अन्य कलाकार जिनको भरतनाट्यम के अंदर जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जैसे टी बाला सरस्वती, तो ऑब्वियसली टी बाला सरस्वती किससे संबंधित होंगे, भरतनाट्यम से, ठीक है। इसके अलावा रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इसको 1957 में मिला। फिर 2 साल के गैप में 1959 में गौरी अम्मा को मिला, 1962 में आर मुथुरथानमल को मिला। तो इस प्रकार से जो है कुछ आपका टीका स्वामी पिल्लई है, कमला है ना, तो ये जो भी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति को भी मिला है 1977 में। तो ये जो है आपके भरतनाट्यम के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता की लिस्ट है। दोस्तों ये पीडीएफ मैं आपको एकदम दे दूंगा, क्योंकि इसके पीछे हमारा वाटरमार्क है, इसे चोरी करने की कोई भी डर नहीं है। अगला प्रश्न है, 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कम घनी आबादी वाला दीवान घाटी किस राज्य में स्थित है। देखिए दीवान घाटी जो है, ये दीवान घाटी, गलवान घाटी, ये सब काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं, है ना, किसी न किसी वजह से, ठीक है। तो जो दीवान घाटी है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है इंडिया के अंदर। वैसे आप जानते ही हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश में है जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है, जो इंडिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट है। और उस स्टेट के अंदर भी जो दीवान घाटी है यहाँ पे सबसे कम घनत्व है ना, चले वहीं घर बनाए, है ना। इसके अलावा देश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, ये तो आपको बता दिया। गलवान घाटी भी है एक, जो भारत और चीन की सीमा के पास स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई गलवान घाटी, यहाँ पे एक बार लड़ाई हो गया था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प हो गई थी, है ना। देहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा यांग याप दर्रा, बोम्बिडला दर्रा, ये तीनों ही दर्रा जो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, नेफा, ठीक है। इसके अलावा मोपिन त्यौहार और सालुंग त्यौहार, लोसार त्यौहार, ये तीनों ही आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं, जिसमें लोसार के आगे स्टार लगा लीजिए। लोसार जो है आपका बेसिकली लद्दाख में मनाए जाते हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जा सकता है, इसीलिए इसमें स्टार लगाया है। बाद बाकी मोपिन और सोलुंग ये आपका अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। इसके अलावा युद्ध नृत्य या मुखौटा नृत्य, ये भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान आपको रखेंगे, कई दफ़ा एग्जाम में पूछे गए हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। देखिए स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है ये आपका बागवानी से है। किससे है, बागवानी से है आपका स्वर्ण क्रांति का संबंध। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं सीधे सीधे गोल्ड लगा देना, ऐसा नहीं करना है ना, थोड़ा बहुत कान खोल के जो है देखिए, थोड़ा बहुत सुनिए, है ना। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। और विश्व स्तर पे कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। ये कोई एग्जाम आया था जिसमें ये हरित क्रांति कॉमन ही कर दिए थे, आई थिंक HCF का ही एग्जाम था, है ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखें। भारत में हरित क्रांति का जो आवागमन हुआ सबसे पहले पंजाब स्टेट में हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से मानी जाती है ना। और अगर दशक की बात करें तो 1960 की दशक बताना है, ठीक है, 1960 की दशक बताना है कि ये प्रचलन में आ गया था। हालांकि भारत में नहीं आया था, भारत में पंजाब में आया 1967 के ईस्वी के काल में, ठीक है। और सबसे अधिक असर जो है ये गेहूं पर डाला था। तो इतनी बात आपको हरित क्रांति के बारे में जानकारी रखना है। साथ ही साथ हरित क्रांति में क्या किया गया था कि भाई ये इतने फेमस हुए, तो आपको बताना है उन्नतशील किस्म के बीज और खादों का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि को दर्शाने को ही हरित क्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो है डिफिनीशन है, आप समझ गए होंगे कि भाई अच्छे बीज अच्छे खाद के प्रयोग करके खाद्यान्नों की मात्रा में पैदावार को बढ़ाना है, यही हरित क्रांति है। जो भारत स्तर पर लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन जी को दिया जाता है और विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी होता है जो कृषि के सेक्टर में दिया जाता है। कुछ क्रांतियां हैं जो किससे रिलेटेड है आपके सामने है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन दिख रहा है, श्वेत क्रांति दुग्ध से, और श्वेत क्रांति का पिता कौन होता है, बर्गीज कुरियन। कौन होता है, बर्गीज कुरियन होता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा से, पीली तिलहन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा इस फॉर्म में कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। गोल्डन फाइबर जो है ये किसे कहा जाता है, तो आपको बता देना है जूट। और जूट के उत्पादन में जो पश्चिम बंगाल स्टेट है ये भारत में टॉप पे है, ठीक है। और भारत पहला स्थान भी रखता है विश्व में, और दूसरा स्थान बांग्लादेश रखता है जूट के उत्पादन में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है
अगला प्रश्न है मित्रों, मित्रों नहीं दोस्तों, है ना, विद्युतीय उपकरण के बाहरी परत जैसे स्विच इत्यादि का निर्माण किस प्रकार के प्लास्टिक से होती है। देखिए आपका जो प्लास्टिक होता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, है ना, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, और एक आपका ताप दृढ़ प्लास्टिक इसे कहिए, या फिर ताप दृढ़ दृढ़ भी कह सकते हैं, या फिर थर्मोसेटिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तो थर्मोप्लास्टिक है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। उदाहरण देंगे समझ जाइएगा। देखिए जैसे टीवी वगैरह का जो कवर बना होता है उसको आप गर्म भी करेंगे ना तो वो पिघलेगा नहीं, अपना आकार नहीं बदलेगा, तो ये कैसा प्लास्टिक है, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसे जैसे बेकेलाइट वगैरह, इसे बेकेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, और जो थर्मोप्लास्टिक है जैसे पॉलीथीन वगैरह, आप गर्म कीजिए अपना शेप पिघल जाता है, इतना ही बड़ा बन जाएगा छोटकू सा, है ना, यानी इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। लेकिन जो टीवी वगैरह बनता है ये जो है रिसाइकल नहीं होता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक का जो बाहरी परत बनते हैं जैसे स्विचेस वगैरह आपके घर में बिजली बोर्ड में लगे होंगे, तो ये सब किस प्लास्टिक का उदाहरण है, बेकेलाइट प्लास्टिक का उदाहरण है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसलिए आया है कि जब शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो पिघल के जो है छोटकू ना बन जाए, वो अपने स्थिति में मौजूद रहे, है ना, और कोई खतरा ना हो। ठीक है, इसीलिए जो भी बिजली के बाहरी उपकरण बनाए जाते हैं किस प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, तो आपको जवाब देना है बेकेलाइट या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ठीक है, थर्मो जो प्लास्टिक होता है उसे रिसाइकल किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी मौखिक रूप से बताया। बेकेलाइट प्लास्टिक गर्म होने पर अपना आकार नहीं बदलता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आपका अभी प्लास्टिक देखे आपने बेकेलाइट, इसका निर्माण कैसे होता है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के जो संघनन होती है, जमाव होती है, तो इससे बेकेलाइट प्लास्टिक का निर्माण होता है। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और आपका आता है कि बेंजीन में जो है कितने आपका डबल बॉन्ड होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की बात आ गई है, फिनॉल की बात आ गई, थोड़ा सा बता दें। देखिए बेंजीन का आकार षटकोण की तरफ होता है, जैसा होता है, इसमें तीन आपका डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एक घर छोड़ के, यानी एक ये वाला पाया छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये वाला छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसमें तीन डबल बॉन्ड होता है। आप बता दीजिएगा बेंजीन के अंदर। अगर आपसे बेंजीन का सूत्र पूछता है तो C6H6 होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके हर किनारे पे एक हाइड्रोजन होती है, यानी 6 हाइड्रोजन, और जो भी आपका 6 ये पाया दिख रहा है ये सब कार्बन है ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर से दर्शाने के लिए है। अंदर अगर सूत्र की बात करें तो C6H6 होता है, ये बेंजीन का है, तीन डबल बॉन्ड C6H6 इस प्रकार से बनाए जाते हैं षटकोण की तरफ, है ना, बेंजीन। अगर इसी बेंजीन को C2H6 माफ कीजिएगा C6H6 न लिख के इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दें हम, तो C6H5 और इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दें, है ना, OH जोड़ दें हाइड्रोजन के जगह पे, तो इसे ही हम फिनॉल कहते हैं। तो आपको फिनॉल की भी एक उदाहरण यहाँ पे मैंने बता दिया है। एग्जाम में कई दफ़ा देखा गया है कि निम्न में से कौन सा कीटोन समुदाय है, कौन सा जो है आपका मतलब फिनॉल है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। इसीलिए इस प्रकार से फिनॉल हो गया, और जो बेंजीन का सूत्र बताया इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं ये सब भी बता दिया, मतलब बता दिए। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी घाट स्थित किस पर्वत चोटी को साउथ भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। देखिए माउंट एवरेस्ट तो आप सभी जानते होंगे, एवरेस्ट का मसाला टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, है ना। तो एवरेस्ट का जो ओरिजिनल एवरेस्ट है, ये आपका ओरिजिनल एवरेस्ट जो है ये तो आपका हो गया कहाँ पे बंधु, नेपाल के अंदर, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है 8850 मीटर के साथ। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, एवरेस्ट के चोटी को, तो सागर माथा कहा जाता है। ये किस श्रेणी के चोटी है, तो हिमालय श्रेणी के चोटी हैं। और हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो बलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन, साथ ही साथ यंग शब्द जरूर जोड़ लें, यंग न्यू फोल्डेड माउंटेन है आपका हिमालय। ठीक है, तो ये तो एवरेस्ट के बारे में जानकारी हो गई। तो जो भारत की एवरेस्ट कहा जाता है, ये केरल स्थित अनाईमुदी चोटी को जो है भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, जो आपके पश्चिमी घाट श्रेणी की चोटी है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपका दोदा बेटा, दोदा बेटा है। ठीक है, दोदा बेटा, जोधा बेटा नहीं भैया, दोदा बेटा है। ठीक है, दोदा बेटा जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, जो आपका नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी से मैंने एक चीज़ और बताया था, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन स्थल जो है नीलगिरी पहाड़ी है। वेस्टर्न घाट को भारत में हॉट स्पॉट माना गया है, सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट वाला आपका जो क्षेत्र है वेस्टर्न घाट है। टोटल लंबाई आपका 1600 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो है गुजरात, ये सब वेस्टर्न घाट के किनारे
रहे हैं, है ना। इसके अलावा इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। इलायची पहाड़ी तो ये भी पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ी में ही स्थित है ना, पश्चिमी घाट रेंज की ही पहाड़ी है इलायची पहाड़ी। मेघालय स्थित कौन कौन से पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय भारत ही नहीं विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है आपका मानिसराम। मानिसराम जो है ये सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है जो मेघालय में है ना। इसके अलावा कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर है। देखिए यहाँ से जो हिमालय शब्द मैंने अभी डिस्क्राइब किया, यहाँ से आपको एक फॉर्म में और क्वेश्चन को देखने को मिल जाता है कि देखिए भारत में जो है हिमालय को 4 विस्तृत क्षेत्र में बांटा गया है। सबसे पहले या तो आप पंजाब हिमालय कहिए या फिर इसे कश्मीर हिमालय कह सकते हैं। दूसरा इसके बाद में आता है आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बाद में आता है आपका नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय के बाद में आता है आपका असम हिमालय। तो इससे आपको ये नहीं पूछा जाता है कि इसे कितने भागों में बांटा गया है, कि आप आंसर सटाक से दे देंगे 4। यहाँ से पूछा जाता है कि नदियों के क्षेत्रों यानी किन 2 नदियों के बीच में ये हिमालय वर्णित है। तो देखिए मेरे साथ 1 मिनट 10 सेकेंड ध्यान जो है केंद्रित कीजिए, आपको याद हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए पंजाब जो है आपका पाकिस्तान में आपका मोहनजोदड़ो है, ये आपने सुना होगा नाम मोहनजोदारो, जो आपका हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा साइट भी है जो पाकिस्तान में है ना। तो पंजाब से सटा हुआ ही है ना पाकिस्तान। तो आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो के किनारे कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी है। तो सिंधु से सतलज जो है ये आपका पंजाब हिमालय है, ठीक है। अब जहाँ से ये इंड हुआ है यहीं से अगला स्टार्ट हो जाएगा। तो सतलज से काली जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। अब काली से इंड हुआ है तो काली से तीस्ता जो है ये आपका असम हिमालय। और फिर तीस्ता से इंड हुआ है तो तीस्ता से दिहांग जो है ये आपका